नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में संकट आने वाला है, इसलिए भारत में तेल और जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल संभल संभल कर करो, सोना मत खरीदो, तमाम तरह की सावधानियां बरतने की सलाह उन्होंने दी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाया कि पीएम मोदी दूसरों को तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, लेकिन अपना जो कॉन्वॉय है उसको कम नहीं कर रहे। जिस तरह से सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी को टारगेट किया और उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्वॉय को कम करके 2 गाड़ियों का बना दिया, क्या ये पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? अंजू जी, ये ऐसी पेचीदी बात है जहां पर मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश का विपक्ष विपक्ष कम और एक एंटी नेशनल इकोसिस्टम, मतलब राष्ट्र विरोधी कोई ताकतें देश के अंदर काम कर रही हो, ऐसे काम कर रहे हैं ऐसा लगता है। चिकनी चौपड़ी अंग्रेजी में, मैं सीधी भाषा में कहूँ तो अंग्रेजी का प्रयोग मैं भी करता हूं, मगर वो जो जो लहजे से अंग्रेजी बोलते हैं ना, ये इकोसिस्टम वाले अर्बन नक्सल्स जिसको हम कहते हैं, थर्ड फ्रंट कहते हैं, इनके नुमाइंदे जब अंग्रेजी बोलते हैं ना, यू नो समथिंग, द ऑस्टेरिटी मस्ट बिगिन एट होम। पीएम शुड कट डाउन इन हिज कॉन्वॉय शुड नॉट हैव दिस वाली जो बातें करते हैं ना, वो एक्चुअली भारत की प्रजा को उकसाने की बात है। भारत की प्रजा को कहीं ना कहीं से वो गोली पिलाना चाहते हैं, चूरण पिलाना चाहते हैं कि देखो, आपको तो कह रहे हैं कि आप गाड़ी पूल करके जाइए और खुद तो 15 गाड़ियों के कॉन्वर्केट में जाते हैं। देखिए, इस तरह की बातें करके देश की भोली भाली प्रजा को उकसाने की बात है। मगर अंजुली, जो आपने सवाल पूछा, क्या हमारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज देश के अंदर सबसे महत्व का आदमी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछले 10-12 साल में देश की सकल सूरत बदलना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से ये कहे जाने वाले अर्बन नक्सल्स की नींद हराम हुई है। ये इस्लामिक संगठन जो भारत के अंदर जिहाद करना चाहते थे, वो खड़े नहीं रह पाते, उसकी वजह भी प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो उनकी सुरक्षा को एक जरा सी भी आंच आए, वो हम कैसे सहन करेंगे? मोदी जी, मेरे जैसा एक आम आदमी तो यह कहेगा, आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके लिए हमें 10 बिलियन और खर्चने पड़े तो हम लोग खर्च करेंगे। हम हर एक कष्ट अपने आप पे लेंगे। अगर आप पेट्रोल के 2 रुपए बढ़ाओगे तो उससे हमें दिक्कत तो होगी, मगर उसे हम सहन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है। और अंजुली, याद कीजिए, आज जो दिन है उसके 4 दिन पहले बंगलोर के अंदर उनका कॉन्वॉय जहां से जाने वाला था, वहां आपको क्या मिला था? जिलेटिन स्टिक्स। क्या रास्ते में कोई बॉम्ब से कुछ उड़ाना चाहता था? या फिर आप याद कीजिए, आज से महीने 1.5 महीने पहले नोएडा के अंदर, नई दिल्ली के अंदर आर्म्स का एक जखीरा मिला था। वो जखीरा क्या था? क्या वो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स थे? नहीं, वो शार्प शूटर्स के लिए यूज होने वाले वेपन्स थे। कौन से वेपन्स, उसके नाम तो नहीं आप बताएंगे, मगर यह कहना बहुत उचित है कि वहां पर नोएडा में, दिल्ली के अंदर आमतौर पर बहुत सारे वीआईपी की मूवमेंट चली रहती है। हमारे प्रधानमंत्री भी इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। वो तो झालमुड़ी खाने के लिए कोलकाता में खड़े भी हो जाते हैं। तो अभी उनका कोई नाजायज फायदा ऐसे उठाएगा और कहीं से कोई शार्प शूटर्स ने 2-4 गोलियां चला दी और एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से पूरी भारत की जनता के लिए सबसे बड़ी मुश्किल या दिक्कत पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं
कि आप अपने एसपीजी सुरक्षा को कम कर दो। हम कैसे कह दे कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा नहीं? अरे मैं तो ये कहूंगा कि वो कहीं भी जाए तो खाली उनका नहीं, उनको उनकी निगरानी के लिए 4 और विमान जाने चाहिए, 4 रफाल साथ में जाने चाहिए। क्योंकि हिमांशु जी, जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं कि आगे गाड़ी चल रही है पीएम मोदी की, पीछे एक ही गाड़ी चल रही है, तो ये तो तस्वीरें भी खतरनाक है ना। वो जमात तो अभी भी है ना सर, जो ये पूछती रही कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। वो जमात भी कांग्रेस में जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये सारी तस्वीरें तो उनके लिए तो खुला न्योता है, और शायद वो यही चाहते हो, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट किया। हाँ, वो तो यही चाहते हैं, वो तो निशाना बनाना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको निजी तौर पे थोड़ा जानने का मुझे मौका मिला है, तो उस पर से मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो लोकशाही की कोई भी प्रणाली को छोड़ेंगे नहीं। आप उनको कितनी भी गालियां दे दो, वो लोकशाही में उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ये इनकी आदत रही है। मगर देखिए आप, मई के महीने में ही आज ये जो इस्लामिक कट्टरवादी लोग हैं, जमायत इस्लामी, उनके एक मौलाना ने क्या कहा कि हम 40 करोड़ मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब था बांग्लादेशी 17 करोड़ और 23 करोड़ पाकिस्तानी, तो आप 100 करोड़ हिंदुओं की खैर नहीं, आपके नेता की भी खैर। जबकि आज तक ये कहते आए हैं, ये लोग पहले से कहते आए हैं। आप इतिहास को देखिए, मोदी जी के ऊपर कितने जानलेवा हमले हो चुके हैं। और ये मणिपुर 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 संसद के अंदर जो चलाया था प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त, प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था और 1.25 घंटे कांग्रेसी और विपक्षी सांसद 1 मिनट रुके नहीं। ये तो प्रधानमंत्री थे, उनको पानी दिया कि लो भैया पानी पियो, शांत हो जाओ, फिर से आपको चिल्लाना है मणिपुर मणिपुर। तो यही चीज आज ये कर रहे हैं। ये एक उकसाने की कोशिश है। और जब हताशा अपने हद से पार हो जाती है ना, तब ऐसी क्रियाएं करने का प्रयत्न ये जो हमारी 0.5 इकोसिस्टम है वो करती है। तो ये मणिपुर मणिपुर की जगह आज कह रहे हैं कि मोदी जी आप अपना काफिला कम करो। लो, मोदी जी ने कर दिया। ये एक तरह से देखा जाए तो नए भारत की तस्वीर भी है अंजू जी। मैं उसे इस तरह देखता हूं। ऐसे भी देखना पड़ेगा हर एक भारतीय, हमारे हर एक दर्शक को, कि हम खुली छाती से, 56 की छाती से चैलेंज लेना स्वीकार करते हैं। मगर यहां सवाल यह उठता है कि हमने चैलेंज ले लिया और आतंकवादी को सफल होने के लिए सिर्फ एक प्रयत्न लगता है, भले ही उसके 99 प्रयत्न नाकाम कर दिए जाए। तो उसी का डर होता है। और जब कोई प्रधानमंत्री के पद पे बैठा होता है, नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री है, तब उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और उसके लिए कोई ऑस्टिरिटी, कोई करकसर के इंतजाम करने नहीं चाहिए। उनको जो जरूरी हो वो सभी चीजें मुहैया करवानी चाहिए। बहुत सीधी भाषा में कहे तो, गुजराती में कहे, हिंदी में कहे, मराठी में कहे, जिसमें भी कहना है कह ले। मगर ये जो इकोसिस्टम वाले हैं वो बुमाबुम करते हैं, 2004 से करते आए। मैं आपको पहला किस्सा सुनाता हूं। 2004 में इशरत जहां नाम की एक औरत को मोदी का एनकाउंटर करने के लिए गुजरात में भेजा था। वहां से उनको मारने की साजिशें हो रही है। 2013 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ। ये तो बड़ा वाकया है जो पता है लोगों को कि होशियारपुर की एक रैली मोदी जी को कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उनको ब्रिज पे घेरा गया। किसने किया था? कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर था वहां पर, और सुरक्षा के कारण उन्होंने होशियारपुर की वो रैली को छोड़ देना पड़ा था और वापस हवाई अड्डे पे आ जाना पड़ा था। तो एसपीजी सुरक्षा का मतलब ही ये होता है
कि अगर वो हवा में है तो उनके आजू बाजू से विमान नहीं जाएंगे। एसपीजी सुरक्षा का मतलब ही ये होता है कि जब वो जमीन पे चल रहे हैं तो उनके चारों तरफ से कोई ऊपर से नीचे से निशाना उनके ऊपर न ले। और आपको मैं पैटर्न बताऊं डीप स्टेट की, दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है, जरा सी बात है, मगर आप देखोगे ढाका के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, नेपाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, तो स्टूडेंट्स को गोलियां कहां पे लगी थी मॉब में? जब टोला होता है ना, बीचों बीच जाके गोलियां लगी थी, मतलब ऊपर से शार्प शूटर्स ने फायरिंग की थी। अगर कोई ऐसी घटना को वारदात देता है और ये करकसर के नाम के ऊपर, ऑस्टेरिटी के नाम के ऊपर, अगर मोदी जी की सुरक्षा सही नहीं रही तो क्या हो सकता है? हमने देखा है पिछले 2 सालों में विश्व के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर डिस्टेंस से गोली चलते हुए देखा है, और ये इतिहास बहुत पुराना है एक्चुअली, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमें तो ध्यान इसलिए भी रखना है कि अभी आप देखो ना, मणिपुर से वो जो मैथ्यूज वैन डाइक पकड़ा गया, यूक्रेनियंस के साथ ड्रोन की ट्रेनिंग उसको वहां पर दी जा रही थी, सीआईए का वो एजेंट था, अभी भी एनआईए की कस्टडी में है, और उसके अलावा बताया जाता है कि 300 के आसपास यूक्रेनियन आज भी घूम रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक पकड़ा जाता है बेसहाशा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के साथ। तो देश में कहीं ना कहीं साजिश तो चल ही रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पीएम मोदी सिक्योरिटी में क्यों नहीं कमी करते अपनी, वो लोग भी तो किसी न किसी एजेंडे के तहत ही सारी बातें कह रहे हैं ना सर। आप बाकी चीजों में कमी कर लो, लेकिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कमी क्यों चाहते हैं आप लोग? सवाल तो ये उठता है ना। पीएम मोदी ही क्यों? मेरा भी सवाल यह है कि मोदी ही क्यों? क्योंकि उनकी ये जो भाजपा के प्रति की घृणा है ना, वो मोदी धिक्कार में परिवर्तित हो गई है, और वो मोदी धिक्कार आने की वजह से वो लोग राष्ट्रद्रोही हो चुके हैं। मेरा तो विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप ही है कि उनको मोदी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। आपने जो वाक्य के जिक्र किया मैथ्यू वैन डाइक का, मैथ्यू वैन डाइक कितना बोल चुका है? जमायते इस्लामी वाले तो अभी बोल रहे हैं 2026 के अंदर। वारिस पठान ने 2019-20 में हमारे राष्ट्रीय टेलीविजन पे क्या कहा था? वारिस पठान जैसे व्यक्ति ने क्या कहा था कि 15 करोड़ मुस्लिम आपके नेता और आपके लिए काफी है। ये असदुद्दीन ओवैसी जो अभी कहीं भागा भागा फिर रहा है, उसके भाई ने क्या कहा था? हमें 15 मिनट दे दो, 15 मिनट को पुलिस हटा दो, हम क्या कर देंगे। ये क्या था? धमकियां नहीं थी तो और क्या था? पीएफआई की जब रैली राजस्थान में निकली थी, सरतन से जुदा के नारे लगे थे, तब ये सब क्या था? ये खाली मोदी धिक्कार ही तो है। उनको पता है कि जहां तक नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर, हमारे घर के मुखिया के बतौर, तब तक वो इस घर का बाल बांका नहीं कर सकते। तो हर संभव प्रयत्न अंदर से भी हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है। और आज की वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जब स्थिति बहुत ही नाजुक है, एक तरफ हमारे ईस्टर्न फ्रंट में साफ सफाई का कार्य शुभेंदु अधिकारी जी ने शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ हमारे यहां वेस्टर्न फ्रंट में भी आग लगाने की भरपूर कोशिशें हो रही है। आपको यह जानकर, दर्शकों को यह ताज्जुब होगा कि एक हरामी नाला है सर क्रीक के अंदर। वो हरामी नाला विस्तार के आजू बाजू में वहां पर एक क्रेटर आइलैंड बना रहे हैं पाकिस्तानी। ये एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है जो चाइना ने श्रीलंका में किया था, वैसा ही कुछ करके वो एक क्रेटर आइलैंड बना रहे हैं जी। लश्कर तोयबा के मदरसाओं में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप स्विमिंग सीखिए, डीप सी डाइविंग सीखिए। हो क्या रहा है?
ये पिछले 3 महीने की बात है। और आप समझिए कि एक तरफ दोनों बाजू से प्रेशर, दोनों फ्रंट से प्रेशर, ईस्ट से और वेस्ट से, और अंदर से, अंदर के 0.5 फ्रंट। अगर समझ लो हमारे कोई नेता ऊपर एक जानलेवा हमला करवा देता है तो देश के अंदर कितनी बड़ी अंधाधुंधिया केओस पैदा हो जाएगा। और यही तो वो चाहते हैं कि भारत के अंदर इतना केओस हो कि भारत का अर्थतंत्र पूरा का पूरा बैठ जाए। सर, अभी आप ये देखो कि तमिलनाडु की विधानसभा में क्या हो रहा है। वहां पर सनातन को लेकर किस तरह की टीका टिप्पणियां हो रही हैं। वो उदयनिधि स्टालिन पहले भी जहर बकता था, पहले बाहर खड़े होकर बोलता था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह इनको मसल देना चाहिए। अब विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोल रहा है, और सब जानते हैं कि सनातन को आगे लेकर जा रहे हैं इस वक्त पीएम मोदी। और इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं सर, तो किनको केटर कर रहे हैं, किस जमात को केटर कर रहे हैं, और वो जमात किस तरह का रुख रखती है पीएम मोदी को लेकर, ये भी तो आप देखिए ना। उन्हीं को भड़काया जा रहा है ना। कांग्रेस का एक मौलाना वहां पर विधायक बना है, वो भी इस तरह की बातें कर रहा है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। सर, तो फिर ये 0.5 फ्रंट है, ये तो खेल ही रहा है ना। और उस दौरान पीएम मोदी की सिक्योरिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो फिर तो ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है ना। नहीं, ये तो बेहद खतरनाक बात है। आप जहां तमिलनाडु की बात कर रही है, उदयनिधि स्टालिन की बात कर रही है, उनको तो उनकी भाषा में जवाब पवन कल्याण ने दे दिया। आंध्र के पवन कल्याण ने बोल दिया कि सनातन को खत्म करने जाओगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। सीधी सीधी भाषा में बोला है पवन कल्याण ने, जो कि आंध्र प्रदेश में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। तो वो तो जवाब दे दिया। मगर आपने जो 0.5 फ्रंट की बात की, वो 0.5 फ्रंट आमादा है किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी को कहीं से आंच पहुंचाए। ये पिछले 2-2.5 साल से शुरू हुआ है अंजू जी। याद करिए, जब संसद के अंदर मणिपुर 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 के नारे लगते थे, 1.25 घंटे के प्रधानमंत्री के स्पीच के साथ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस वक्त उनका मकसद क्या था कि मणिपुर के अंदर उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां गए तो वो वापस आ ही नहीं सके। उस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था वहां पर। और ऐसी ही कुछ कोशिशें अभी हो रही। लोग बातें करने लगे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री घूमते हैं, बड़े बड़े काफिले को लेके घूमते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उतना ये करते हैं, वो उसको क्यों नहीं कम कर देते। ये बोल के ये भारत की सनातन संस्कृति के हमारे आपके जैसे लोगों को उकसाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप बोलो मोदी को कि अपनी गाड़ियां कम कर दे, अपनी सुरक्षा कम कर दे। मगर मजे की बात तो यह है कि भले 2 गाड़ियां हो गई, मगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अभी तक कमी नहीं आई। बुलेट प्रूफ भले 2 ही गाड़ियां बची, मगर एसपीजी कमांडोज जो उनकी निगरानी करते हैं वो अभी भी है और वो हमेशा रहेंगे। मगर मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब ही इतना है कि जहां से प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा हो वहां एक भी दुश्मन दिखना नहीं चाहिए, वो पूरे रास्ते में। बिल्कुल। अब अभिषेक बैनर्जी अगर कोलकाता में ग्रीन कॉरिडोर लगा के जा सकता है, वैसा तो हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। तो वो अभिषेक बैनर्जी के सामने आपकी आवाज नहीं निकलती थी। तो यहां पर प्रधानमंत्री को सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो, मैं तो कहता हूं हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज है अभी। और आज आप प्रधानमंत्री 5 दिन 7 दिन बाहर जाते हैं तो आप बुमाबुम करते हैं कि बाहर जाके क्या कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी कितने वक्त गए पिछले 22 साल में? 54 वक्त, 54 टाइम्स। और जबकि राहुल गांधी की उनकी इनकम 1 करोड़ नहीं थी, तब जाके उन्होंने एक ट्रिप पे 4.5 करोड़ का खर्च किया है। उनसे कौन तुलना करेगा? मगर मैं तो समझता हूं, मैं राहुल गांधी से
नरेंद्र भाई मोदी की तुलना ही नहीं करता, क्योंकि एक मच्छर की हाथी के सामने कोई तुलना नहीं हो सकती अंजू जी। ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो वो तो जाके बैंकॉक के अंदर बैठेगा, वियतनाम में जाके बैठेगा, कोलंबिया में जाके बैठेंगे। राहुल गांधी को अपना काम करने दो। हमारे प्रधानमंत्री तो 7 दिन में 6 राष्ट्रों की मुलाकात लेके आते हैं, और जब ये 6 राष्ट्रों की मुलाकात लेके आते हैं तो भारत के लिए उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि वो तो एयरक्राफ्ट में ही सोते हैं, और राहुल गांधी की तरह नहीं है। सर, पीएम मोदी तो देश के फायदे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो इसके लिए जाते हैं, कारोबार बढ़े इसके लिए जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आज के माहौल में जब बंगाल में जिस तरह से भगवा लहराया है, बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद से तो एक जमात बुरी तरह से खार खाई बैठी है बीजेपी से, पीएम मोदी से, अमित शाह से। आप सोचिए बांग्लादेश में किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, वहां पर ममता बनर्जी के चमचे ट्रकों में सवार होकर नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। वहां का ही एक जमात का नेता था जो कहता फिर रहा था कि 17 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान उनके साथ है, आप चढ़ाई कर दो दिल्ली पर। जब इस तरह का माहौल हो, उस माहौल के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा को कम करना और पीएम मोदी की सुरक्षा पर सवाल उठाना विपक्ष का, ये संदेह पैदा करता है सर। ये संदेह नहीं पैदा करता, ये हमारा शक निश्चित करता है कि ये विपक्ष नहीं है, ये देशद्रोहियों का जमात है। ये डीप स्टेट के वो तत्व है जिनको सालों से भारत के अंदर प्लांट करके भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। ये वो अर्बन नक्सल्स है जिनको पहले खत्म करना जरूरी है। ये वो तत्व है साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। मैं अंग्रेजी में जब बात करता हूं तो बहुत बड़ी सीधी भाषा में कहता हूं साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत काम करने वाले हमारे विपक्ष के तत्व हमेशा ये प्रयत्नशील रहते हैं कि भारत में, भारतवर्ष के लिए कोई सनातनी सरकार न हो। और इसीलिए जब भाजपा की सरकार आती है तो विदेशी मीडिया, आप देखना, हमेशा कहेगी हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। देखिए, ये उनका कहने का तरीका होता है। किसी को अपमानित करना होता है ना, तब इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं। तो हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी से आप बिजनेस क्यों करते हैं जब वहां बात आती है? तो आज आपको ताज्जुब होगा कि बात तो वहां तक पहुंची है जिसे हम लंदन के नाम से जानते हैं, वो आज तो पूरा लंदनिस्तान बन चुका है। अभी क्या हुआ वहां पर? वहां की उनकी सड़कों के ऊपर एक बड़ा खेल हुआ, एक बड़ा नाटक किया गया। किसी एक शख्स को नरेंद्र मोदी जी का मास्क पहना के पैर के बल बैठा दिया गया। लोग उसके आजू बाजू में सराउंड हुए और उनसे भीख मंगवाई गई। जैसे आईसिस करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, ये मैसेज देने का प्रयत्न था, एक घिनौना प्रयत्न था पूरी दुनिया को मैसेज देने का, खास करके भारतीयों को, कि आपके प्रधानमंत्री की भी हम यही हालत करेंगे। और याद कीजिए, यही चीज कनाडा में खालिस्तान वाले सालों दर सालों से करते आए हैं। आपको शायद याद होगा, ना याद होगा, इंदिरा गांधी का पुतला भी ऐसे ही करते थे वो लोग। नरेंद्र मोदी के पिक्चर और पुतले कहीं कितनी बार कनाडा में खालिस्तानियों ने जलाने का प्रयत्न किया है। भारतीय दूतावासों के ऊपर भी कितने हमले किए हैं। तो ये सबसे दिखता है कि ये जो हताशा की जो सीमा होती है ना, परिसीमा खत्म हो जाती है उनकी। वो इतने हताश है, उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये सब करके इसका एक आनंद लेने का प्रयत्न करें, मगर उनकी मंशा, उनका क्रोधाग्नि जो है अंदर का, वो बाहर आके दिखाता है कि हमें अगर एक मौका मिल गया तो हम इनको जान से मार देंगे। और ये जो प्रदर्शन हुआ ना, इसके जो पिक्चर्स जो देखने को मिले,
ऐसे वीडियो बना बना के पूरी दुनिया में प्रसारित करना, खास करके भारत में आने देना, सनातनी सेटअप के अंदर आने देना, यही दर्शाता है कि ये लोग एक मौके के लिए रुके हैं। और इस ऐसे में जब सुरक्षा कम होती है, चौकसी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। ऐसा कहीं ना हो, उसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि लंदन से लेके भारत के कई शहरों में आग लग चुकी है। ये अंदरूनी आग कब बाहर आके आ जाए और बाहर आके अपनी ज्वाला को प्रज्वलित करे, उसकी देर है, उसे हमें होने नहीं देना है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता से पुख्ता इंतजाम जरूरी है। उसके लिए जितना पैसा जरूरी है वो हमें लगाना चाहिए। और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? आईएसआई, जिसने 1600 करोड़ रुपए भारत में पंप इन किए हैं इसी तरह के कांड के लिए। अब देखिए कितने सारे आतंकवादी हर दूसरे दिन पकड़े जा रहे हैं। अब तो उन्होंने भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है। आईएसआई तो बहुत कम पैसे डाल रहा है। आप याद कीजिए 2024 के चुनाव के वक्त हमारे विपक्ष को कितने पैसे वो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी ने दिए थे। जाहिर में विश्व के सामने कहा था उसने कि मैं 5 बिलियन लगाने को तैयार हूं, अगर भारत में तख्ता पलट होता है तो तख्ता पलट के लिए मैं इतने पैसे लगाने को तैयार हूं। और यही सब आईएसआई को पूरा सप्लाई, आईएसआई की सिस्टम को पूरा फाइनेंशियल बैकिंग यूएस के डीप स्टेट का जो हिस्सा है जॉर्ज सोरोस वाला, वो और सीआईए से मिलता आ रहा है। इसी बदौलत तो आईएसआई फिर खालिस्तानी तत्वों को भी उबाल पे लाती है और देश के अंदर 0.5 फ्रंट को भी हमेशा स्लीपर सेल्स के तहत हर एक जगह पे बना के आज स्थिर रखा हुआ है। इसीलिए ये जरूरी है कि अंदरूनी कोई भी तकलीफ, अंदरूनी कोई भी घटना आकार न ले, उसकी हमें बहुत चौकसी से जांच रखनी पड़ेगी, बहुत चौकसी से। क्योंकि एक छोटी सी घटना केरोसिन के एक टिन के जितना होता है, वो पूरा शहर जला देता है, ऐसा कुछ हो सकता है। स्थिति इतनी प्रवाही है आज, क्योंकि हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था ना लोकसभा चुनाव के दौरान की जगह जगह केरोसिन छिड़का हुआ है, बस तीली लगाने की देरी है। तो ये हालात जो हैं, जो इस वक्त बने हुए हैं, ये मोदी को जिस तरह से टारगेट किया गया कि विदेश भी क्यों जा रहे हैं, खुद क्यों नहीं वो अपना कॉन्वॉय कम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। जांच एजेंसियां चौकन्नी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। वो जिस तरह से चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच में मूव करते हैं वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। कटौती और जगहों पर हो सकती है। और जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके जो मुख्यमंत्री है, वहां पर तो आप देखिए किस तरह से अभी से काम होना शुरू हो गया इस दिशा में। तो वहां पर काम कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।